सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता पतंग। इस कविता के कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा समकालीन कविता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और कवि के रूप में बड़ा ही प्रसिद्ध रहे हैं। बड़ा ही कम उम्र में उन्होंने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था और एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा कवि दोनों ही रूपों में ख्याति उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इसी संग्रह में संकलित है यह कविता पतंग। पतंग कविता एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। इस कविता के माध्यम से, पतंग के माध्यम से कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, उनकी उमंगों और चेष्टाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ बच्चों की क्रियाकलापों, उनकी खेलों, उनकी सोचों, उनकी इच्छाओं का सुंदर चित्र कवि ने खींचा है। पतंग बच्चों का एक रंग बिरंगा सपना है जिसमें वे खो जाना चाहते हैं और पतंगों की उड़ती हुई ऊंचाइयों को बच्चे छू लेना चाहते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते कभी वे छतों के किनारे चले जाते हैं और उस भय से जब वो बच जाते हैं तो उनका साहस और बढ़ जाता है। वो और भी दुगने उत्साह और उमंग के साथ पतंग उड़ाने लगते हैं। तो आइए रसास्वादन करते हैं इस सुंदर और कोमल कविता का। साथियों, आइए पढ़ते हैं कविता पतंग। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। विद्यार्थियों, आप इसमें देखें जो कठिन शब्द हैं। भादो बरसात का एक महीना होता है जिसमें बहुत तेज बारिश होती है और वो आखिरी महीना होता है। इशारों से अर्थात संकेतों से, रंगीन रंग बिरंगी, नाजुक अर्थात कोमल। शरद ऋतु ठंडी की सबसे प्रारंभिक ऋतु है। झुंड मतलब समूह, मुलायम मतलब कोमल। भादो में अंधेरा भी होता है, अंधेरे का भी प्रतीक है, और शरद ऋतु उजाले का भी प्रतीक है। तो अब यहाँ भावार्थ देखें कि कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो का महीना अर्थात भाद्रपद का महीना बहुत तेज बारिश के साथ, तेज बौछारों के साथ बीत गया। इसके साथ ही मौसम का अंधेरा भी बीत गया। सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आँखों जैसा सवेरा। सुबह की जो लालिमा होती है वो ठीक वैसे ही होती है जिस तरह खरगोश की लाल आँखें होती हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार भी है। सुबह की तुलना कवि ने खरगोश की लाल आँखों से किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अर्थात भादो अपने तेज बारिश के साथ बीत गया और शरद ऋतु उजाले के साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की लाल आँखों जैसा, खरगोश की लालिमा जैसा लिए हुए है। बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही मनोरम। अब कवि यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करता है। शरद ऋतु को एक मनुष्य के रूप में दिखाता है और आगे कहता है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद ऋतु तमाम पुलों को पार करते हुए और अपनी चमकीली साइकिल, नई साइकिल तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आता है। अपने चमकीले इशारों से कवि
उन बच्चों को बुलाता है जो पतंग उड़ाते हैं, उन्हें आमंत्रित करता है। तो इस तरह से प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य है और उसमें परिवर्तन होता है। तन मन को भिगो देने वाली तेज बौछारें समाप्त हो गई हैं। भादों का महीना बीत गया है। खरगोश की लाल आंखों जैसा चमक से युक्त सवेरा हो गया है। और कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि शरद ऋतु अपनी तेज चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। उसने अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को भी इतना कोमल बना दिया है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो वह अपने चमकदार संकेतों, मधुर ध्वनियों से आकाश को शरद ऋतु अर्थात शरद का महीना इतना सुंदर और कोमल होता है कि उसके द्वारा उसने आकाश को भी इतना कोमल बना दिया है कि पतंग इस असीम आसमान में ऊपर उड़ सके। कवि कल्पना करते हुए कहता है कि ताकि दुनिया की सबसे हल्की, कोमल और रंग बिरंगी वस्तु अर्थात पतंग उड़ सके। संसार के पहले पतले कागज के साथ बांस की सबसे पतली कमानी भी इसके साथ उड़ जाए और इनको उड़ाता हुआ देखकर बच्चों की सीटियां और किलकारियां गूंज सकें, ताकि कोमल और मधुर तितलियां गुंजार करने लगे, बच्चों की रंग बिरंगी और कोमल दुनिया शुरू हो सके। तो यहाँ कवि ने मौसम में तमाम परिवर्तनों को दिखाया है और पतंग को दुनिया की सबसे और रंगीन चीज में अतिशयोक्ति अलंकार है, इसलिए भी कि कवि ध्यान केंद्रित करना चाहता है उस पतंग की तरफ सभी का, और उसे दुनिया का सबसे पतला कागज भी कहा है, उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और वो भी इसलिए उस पतंग और बच्चों की दुनिया की तरफ ध्यान आकर्षित हो सके, उसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बना सके। अब इसमें देखिए कि काव्य सौंदर्य के तत्व क्या क्या हैं। भाषा में आप लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी, और इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्द भी हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं। सहज, सरल और प्रवाहमयी भाषा है। छंद में लिखेंगे आप मुक्त छंद। रस में श्रृंगार रस लिखेंगे, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। कवि ने यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। अलंकार में मानवीकरण का, शरद ऋतु का मानवीकरण किया हुआ है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, और जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, स और स की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप अनुप्रास अलंकारों को ढूंढ लेंगे। प्रसाद गुण है अनुप्रास अलंकार, और भी जगह हैं जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से यह पहला छंद समाप्त होता है। पहले वाले पैराग्राफ में बहुत सारे बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इसमें दृश्य बिंब है। घंटी जोर जोर से बजाते हुए, इसमें श्रव्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, इसमें स्पर्श बिंब है। इसमें स्पर्श के द्वारा आकाश के मुलायम होने की तुलना कवि ने किया है। तो इन बिंबों को भी आप लिख लेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है इस पैराग्राफ को देकर कि इसमें बिंब सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अब आगे की पंक्तियां देखें। जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
जब वे दौड़ते हैं बेसुध। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। कवि यहाँ बच्चों की तुलना कपास से किया है। कपास अत्यंत मुलायम होता है और गिरने पर उस पर चोट का असर नहीं होता, तो बच्चे भी उसी तरह कोमल और मुलायम होते हैं और गिरते भी हैं तो उनके शरीर पर असर नहीं होता, वो तुरंत उठ खड़े होते हैं और खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कवि बाल मन की चेष्टाओं का सुंदर चित्रण करते हुए कहता है कि बालक जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है और वह घूमते हुए जैसे उनके पैरों के पास चली आती है। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पैरों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा जब वो दौड़ते हैं छतों पर तो ऐसा लगता है कि छत नगाड़ों की तरह बज रहे हैं। उनसे जो निकलती हुई ध्वनि, नगाड़ा एक वाद्य होता है, उसकी ध्वनि की तरह आवाज़ निकलती है और वह ध्वनि चारों दिशाओं में फैल जाती है और ऐसा लगता है कि सभी दिशाएं नगाड़े की तरह बज रही हैं। जब वे पेंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। बच्चे पेड़ की शाखा की तरह, जैसे पेड़ की डाल आगे पीछे होती है जब हम झूलते हैं, वैसे ही बच्चों का पतंग उड़ाते हुए आगे पीछे आना, जैसे वो किसी कोमल डाल पर झूल रहे हों। तो पेड़ की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग से वो इधर उधर झूलते हुए अर्थात घूमते दौड़ते हुए अपनी मस्ती में दौड़ते हुए आते हैं और पतंग उड़ाते हैं। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य। भाषा पहले की तरह खड़ी बोली हिंदी रहेगी, सरल और सहज भाषा का प्रयोग। छंद, मुक्त छंद, रस, श्रृंगार रस, अलंकार, यहाँ मानविक अलंकार, उपमा अलंकार क्योंकि कपास से बच्चों की तुलना की गई है, और अनुप्रास अलंकार, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए यहाँ उपमा अलंकार, और जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे इससे आगे।